साथियों, आज के वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा एस.के. झा सर का समान विज्ञान का जो बुक है उसी से फिजिक्स का अध्याय 6 से 68 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। इससे पहले आपको मैं अपडेट दे रखा है फिजिक्स का 5 अध्याय तक, और बता दूं केमिस्ट्री का 1 पार्ट, बायोलॉजी का 1 पार्ट और 1 लाइनर क्वेश्चन, ये सभी का मैं अपडेट इससे पहले दे रखा है। और एक चीज़ बता दूं, यदि बुक आप परचेज करना चाहिए तो इसके लिए आपको मैं एक वीडियो स्पेशल बनाया है, उसको देख लीजिएगा ताकि आपको कम रुपया लगे। उसमें मैं बताया है दोस्तों आपको कैसे परचेज करना है जो आपको थोड़ा सस्ता बुक मिल सके, नहीं तो आपको 30 से 40 यानी 50 के आसपास आपको क्या होगा, ज़्यादा रुपया लग जाएगा। तो वो सब कैसे बचाएंगे उसमें मैं बता रखा, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा और नोमरिकल्स के बारे में बता दूं। नोमरिकल्स के बारे में वीडियो के अंत में चर्चा करूंगा। और ये सब जो क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका बहुत ही कन्फ्यूजन का क्वेश्चन होगा, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। बारी बारी से सभी क्वेश्चन को करते हुए 68 नंबर क्वेश्चन तक चलेंगे, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। अब देखिए इसका आंसर आपको दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी पश्च दिशा में घर्षण बल जो होगा आपको किधर की ओर लगेगा, पश्च दिशा में लगेगा। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। अब दोस्तों बल के लिए आप फार्मूला सिंपल जानते होंगे, F बराबर क्या होता है, ma। बल के लिए फार्मूला क्या होता है, F बराबर ma होता है। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, C। अब दोस्तों मैं कुछ बता देता हूं, आप थोड़ा ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इससे आपको एक क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए F बराबर क्या होता है, F बराबर फॉर्मूला होता है ma, F बराबर ma। अब देखिए दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं न्यूटन। इसको क्या लिखते हैं, न्यूटन। यानी F का जो मान होता है क्या होता है, ma के फार्मूला से निकाल लेते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन लिखेंगे। और एक चीज बता दूं, CGS पद्धति होता है दोस्तों, CGS पद्धति में इसका देखिए मात्रक क्या होता है, तो वो होता है G/cm प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये होता है। और इसको क्या लिखते हैं, इसको देखिए इसके बराबर लिख सकते हैं डाइन। इसके बराबर क्या लिखेंगे, डाइन के बराबर लिखेंगे, dy हो जाएगा डाइन के बराबर, ये होता है डाइन। यानी CGS पद्धति में क्या होता है, यानी बल का मात्रक होता है डाइन। और एक चीज बता दूं, बल जो है सदिश राशि है। बल क्या है दोस्तों, सदिश राशि है। और 1 न्यूटन बराबर जो होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 पिंडों के बीच बल सदैव क्या होगा। देखिए इसका आंसर आपको दिया हुआ है, आंसर हो जाए आपका ए, यानी समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन है, जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। ये कौन सा नियम लागू होता है न्यूटन का। अब देखिए इसका आंसर आपको क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है, ये हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं कुछ बता रहा हूँ। न्यूटन का प्रथम जो नियम है उसका प्रतिपादन जो किया गया
प्रिंसिपिया बुक में, और इस बुक का प्रकाशन हुआ आपको 1687 ईस्वी में, याद रखिएगा। और न्यूटन का प्रथम नियम से जो है आपको प्राप्त होता है, तो ये होता है आपका क्या चीज़ प्राप्त होता है, परिभाषा प्राप्त होता है। क्या होता है, बल का परिभाषा प्राप्त होता है न्यूटन का प्रथम नियम से। और एक चीज़ बताओ दोस्तों, अब देखिए प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम, ये सभी के नाम से जानते हैं। वैसे आप जानते होंगे भौतिकी का पिता कौन है, तो भौतिकी का पिता है आपको न्यूटन साहब, यही है आपको भौतिकी का पिता। अब देखिए दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम से बल का परिभाषा, याद रखिएगा न्यूटन का दूसरा नियम से जो है बल का परिभाषा प्राप्त होता है। और एक चीज़ बता दूं, दूसरा जो नियम है क्या है दोस्तों, दूसरा नियम जो है प्रथम नियम जो है दूसरे नियम का ही अंग है। क्या है दोस्तों, प्रथम नियम जो है दूसरे नियम का क्या है कि अंग है। अब देखिए ये, और एक चीज़ बता दोस्तों, अब देखिए एक चीज़ यहाँ और उत्पन्न होता है, F बराबर क्या होता है, बल का जो परिभाषा है वो आपको प्रथम नियम से, और व्यंजक जो प्राप्त होता है F बराबर ma, ये आपको न्यूटन के गति के दूसरा नियम से। और बता दूं संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो उसको भी कहते हैं बल। तो उससे क्या होता है, इससे संवेग का भी क्या प्राप्त होता है, तो संवेग का संबंध होता है। आगे देखिए, अब इसमें देखिए तृतीय नियम के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तृतीय नियम क्या कहता है, तृतीय नियम आपको कहता है किसी भी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया जो होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं न्यूटन का तृतीय गति का नियम। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका क्वेश्चन जो था, आपने क्या किया, गेंद को फेंका और दीवार से जब टकराया, इधर से तो आपका क्या हुआ, इधर से आपने क्या किया, इधर से बल लगाया, और उधर से क्या हुआ, फिर से गेंद जो रिटर्न आया तो उधर से भी बल लगा। यानी क्या हुआ, प्रत्येक क्रिया के बराबर जितना आपने इधर से बल लगाया उतना ही क्या हुआ, उधर से भी बल लगा। यही कहता है न्यूटन का तीसरा नियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नियम हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 5 नंबर कहता है कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है। क्या होता है, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है। आगे देखिए 6 नंबर, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। आगे का क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। अब देखिए किसके कारण ये सब होता है, इसका देखिए आंसर आपको दिया हुआ ऑप्शन सी, यानी बल के कारण, यानी बाह्य बल। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, जब तक किसी वस्तु पर आप बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक उसका स्थिति क्या होगा, एक समान रहेगा, यानी स्थिर स्थिति में रहेगा। आगे देखिए उसका देखिए सी आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई डैश ना लग रहा हो। तो वही क्वेश्चन था, थोड़ा भाषा में डिफरेंट है, यानी बल के ही कारण होता है। जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए, झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है, तो उसकी गति कैसी होती है, देखिए इसका आंसर आपको दिया हुआ है डी, यानी आवर्ती होती है। क्या होती है, आवर्ती गति होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन के लिए सही है, यानी तीसरा नियम का, न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा पालन करता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, बल के अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में
लागू होता है। क्या होता है? बल के अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है तो क्या होता है? न्यूटन का तीसरा नियम। आगे देखिए, दिया गया है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले ही मैं बताया F बराबर क्या होता है? एम ए। एम यहाँ क्या होता है? एम द्रव्यमान हो जाता है और ए आपको त्वरण हो जाता है। त्वरण के लिए आप इसे जानते हो कि ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। ए बराबर क्या होता है? भी माइनस यू बटा टी होता है। इस पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है एफ का मान के बराबर होता है। एफ बराबर एम ए होता है किसके बराबर? देखिए ये होता है आपको यानी बल के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का व्याख्या करता है? तृतीय नियम का व्याख्या करता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया होता है उसी को न्यूटन का तृतीय गति का नियम कहते हैं। देखिए इसका आंसर आपको ए नंबर दिया हुआ है, रॉकेट का लॉन्च करना। अब दोस्तों रॉकेट जब लॉन्च होता है तो ऊपर की ओर जितना वो बल लगाता है उतने क्या है, उतना नीचे की ओर भी बल लगाता है। तो उसी के कारण क्या होता है? रॉकेट का लॉन्च होना जो होता है आपका न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार। अगला देखिए, आगे देखिए, इसी संबंधित आपका क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? देखिए इसका भी आंसर वही हो जाएगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। इसका देखिए आंसर सी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, ये आपको लगभग रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। देखिए रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? इससे पहले ही मैं बताया न्यूटन का तीसरा नियम। क्या है दोस्तों? न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण, न्यूटन के गति का तृतीय नियम का उदाहरण। अब देखिए न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो देखिए दोस्तों, ये जो बुक का प्रकाशन किया गया था इस प्रथम नियम का, तो देखिए इसका आंसर 1687 प्रिंसिपिया बुक के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? देखिए इसका आंसर आपको ए ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एम दिया हुआ है। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो क्या होता है? नाव पीछे की ओर जाती है। ये हो गया आपका न्यूटन का तृतीय नियम का उदाहरण। आगे देखिए, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? इसका देखिए आंसर क्या होगा? इससे पहले ही मैं बताया, वो बल का जो परिभाषा प्राप्त होता है वो न्यूटन के गति का प्रथम नियम से। क्या हो दोस्तों? प्रथम नियम हो जाएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे जो दिया गया आपका न्यूमेरिकल्स दिया गया, इसका मैं आंसर आपको टिक आउट कर देता हूँ। देखिए इसका आंसर आपको दिया गया 50 न्यूटन। आगे है गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम से क्या होता है? अब देखिए मैं बताया संवेग परिवर्तन की दर जो होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं दोस्तों गति का दूसरा नियम। F बराबर एम ए होता है। और एक चीज़ और होता है, संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपको यानी F कहते हैं। क्या कहते हैं? F कहते हैं। अब देखिए संवेग बराबर फॉर्मूला होता है, वैसे आपको न्यूमेरिकल बनाने में ये चीज़ यूज आएगा, द्रव्यमान गुने वेग बटा समय। संवेग बराबर संवेग बराबर होता है सिर्फ क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग होता है संवेग बराबर। और देखिए F बराबर एक और फॉर्मूला बन जाता है द्रव्यमान गुने वेग बटा समय। ये आप क्या चीज़ का फॉर्मूला बन जाता है? F बराबर बन जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा संवेग। आगे देखिए, एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। अब देखिए इसका आपको आंसर दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन यानी गति। आगे है मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण
हटता नहीं है। अब देखिए किसके कारण नहीं हटता है, देखिए ये जो हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, जड़त्व के कारण। अब दोस्तों जड़त्व का नियम कहता है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वो चाहेगा कि मैं स्थिर ही रहूं, और यदि कोई गति में है तो वो चाहेगा कि गति में ही रहे। ये जड़त्व का नियम कहता है। आगे है अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। इससे पहले ही बताया, इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी जड़त्व। आगे है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, देखिए इसको मैं पहले ही बताया, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जड़त्व। जड़त्व क्या कहता है, यदि कोई वस्तु गति में है गति में ही रहना चाहेगा, या कोई वस्तु स्थिर है तो वो चाहेगा कि मैं स्थिर ही रहूं। आगे है जड़त्व। जड़त्व का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी सर आइजक न्यूटन। भौतिकी का पिता कौन है, सर आइजक न्यूटन। आगे है दिया गया है 25 नंबर क्वेश्चन, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों मैं पहले ही बताया, गोली जब आगे की ओर छूटता है तो वो क्या होता है, वो आपको पीछे की ओर भी उतना बल लगाती है। कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये तृतीय नियम का उदाहरण हो गया। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। अब दोस्तों मैं बता दूं, कहा जाता है जब आप बंदूक चलाते हैं तो आप क्या करेंगे, कलेजा के सामने पीछे का जो मुहरा होता है उसको रख के नहीं चलाएं। कहा जाता है कंधा पे रख के पीछे की ओर चलाएं, सॉरी आगे की ओर जब चलाएंगे तो उसको पीछे की ओर वो क्या होना चाहिए, पीछे का जो आपका मुहरा रहता है उसको क्या होना चाहिए, कलेजा के सामने नहीं रहना चाहिए। उससे क्या हो सकता है, आपको परेशानी हो सकता है, चोट लग सकता है। इसीलिए कहा जाता है कंधा पे रख के आपको बंदूक चलाना चाहिए। आगे देखिए 26 नंबर, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, इसका देखिए आंसर हो जाएगा डी, क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। आगे दिया गया आपका 27 नंबर, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना कहलाता है। देखिए उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बी, यानी बल कहते हैं। खिंचाव अथवा धक्काव क्या कहते हैं, बल कहते हैं। इसका आंसर हो जाए आपको बी। अब देखिए F बराबर एम ए, F बराबर एम ए जो समीकरण है को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों मैं बताया बल का व्यंजक जो प्राप्त होता है न्यूटन का गति के दूसरा नियम से। इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे जो आपका दिया है 29 नंबर क्वेश्चन, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी जड़त्व के नियम का क्या करता है, व्याख्या करता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे देखिए 30 नंबर, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। तो किसके समान होता है, देखिए इसका आंसर आपको दिया हुआ है बी, आंसर हो जाएगा वस्तु का वजन, वस्तु का वजन के समान हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन जो है दिया गया है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। अब देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसे पहले ही बताया, यानी गति का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम के अनुसार। आगे देखिए दिया गया है
जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो दोस्तों ये जो है व्याख्या आपको करता है न्यूटन का गति के प्रथम नियम का, यानी जिसको जड़त्व या गैलीलियो के नियम के नाम से जानते हैं। अब देखिए उसमें मैं बताया है कि कोई भी वस्तु यदि गतिशील है तो वो चाहेगा गति में ही रहे, या स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगा। ये होता है आपका न्यूटन के गति का प्रथम नियम का उदाहरण। आगे देखिए 33 नंबर। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चला जाता है तो, अब देखिए तो नाव होगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए दिया हुआ है आपको ए, यानी क्या होगा, नाव तट से दूर चली जाएगी। देखिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो क्या चीज है जो अकेले क्या है प्रकृति में नहीं रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बल। बल क्या होता है, अकेले प्रकृति में नहीं पाया जाता है। अब देखिए आगे का जो आपका क्वेश्चन है 35 नंबर, देखिए बल, बल के लिए फॉर्मूला मैं बताया, F बराबर क्या होता है, ma। क्या होता है दोस्तों, ma, द्रव्यमान गुने त्वरण। और एक चीज बता दोस्तों, F के लिए एक और फॉर्मूला होता है, F बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो संवेग होगा, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बल। तो देखिए इसका फॉर्मूला एक और बन जाएगा, और देखिए फॉर्मूला बनेगा संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर वैसे फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो नोट कर लीजिएगा, द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग होता है क्या चीज, वो होता है आपको संवेग के लिए। और एक चीज बता दूं, इसी को आप जब टी से भाग दे दीजिएगा तो वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा एफ, एफ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर दिया गया है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? देखिए दोस्तों किस पर निर्भर करता है, देखिए इसका आंसर आपको दिया हुआ है डी, यानी क्षेत्रफल पर। आगे जो है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको खिंचाव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, खिंचाव, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दिया गया है, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का जो गुण है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी बाह्य बल दृढ़ता। क्या हो जाएगा, बाह्य बल दृढ़ता हो जाएगा आंसर। आगे जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर, डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी बल। आगे है, डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो दोस्तों इससे पहले भी क्वेश्चन था ये, इसका आंसर देखिए ए, यानी बल जो है प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 42, देखिए निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है? अब देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसका देखिए आंसर आपको दिया हुआ है सी। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, इसका आंसर क्या हो गया, सी। आगे जो है 43 नंबर, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसका देखिए आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फंसने वाले। ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन आपको फंसने वाले, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। सामान्य बल कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, सामान्य बल कहेंगे। अब देखिए खींचने का एक उदाहरण है,
खींचने का उदाहरण क्या है? देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, यानी ध्वज फहराना। देखिए दोस्तों, दरवाजा खोलना ये खींचना नहीं हुआ। पर्दा उठाना ये भी खींचना नहीं हो गया। लड़के को धक्का देना ये भी आपको क्या खींचने का जो है उदाहरण नहीं हुआ। देखिए पर्दा फहराना जो हुआ वो क्या हो गया? खींचने का उदाहरण हुआ। ये क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूजन का था। आगे देखिए, दिया गया है सभी बलों में होता है। सभी बलों में क्या होता है? दिशा और परिणाम दोनों होता है। क्या होता है? दिशा और परिणाम दोनों होता है। अब देखिए दोस्तों, कहने का मतलब क्या हुआ? बल जो है आपको सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसी को कहते हैं सदिश राशि। आगे है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा। कुल बल का मान क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका देखिए आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन आपको कहता है निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। अब कौन सा सही नहीं है दोस्तों, आपको इसको क्या करना पड़ेगा? बारी बारी से सभी को पढ़ के आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सही करना पड़ेगा। देखिए इसका आंसर और इसे आपको डी आपको दिया हुआ है, यानी रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। देखिए इसका आंसर आपको डी दिया हुआ है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। सभी ऑप्शन आपको क्या होगा? डिफरेंट आपको नज़र आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? अब देखिए ये किसके कारण रुक जाएगी? देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी घर्षण के कारण। आगे है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। उसके स्वरूप क्या होता है? तो दोस्तों उसके स्वरूप आपको घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण। इसका आंसर हो जाएगा एक। आगे देखिए, आगे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? चलिए देखिए इसका आंसर आपको डी ऑलरेडी दिया हुआ है। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। यही आपको दर्शाता है, न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है उसको दर्शाता है। और व्यंजक जो प्राप्त होता है, बल का व्यंजक, वो इसी नियम से प्राप्त होता है। आगे देखिए 58 नंबर, घर्षण बल डैश कार्य करता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाए आपको डी दिया हुआ है, बल की दिशा के विपरीत। बल की दिशा के विपरीत होता है घर्षण बल कार्य करता है। आगे जो है, आगे दिया गया है घर्षण द्वारा किए गए कार्य का लक्ष्य नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो वो जो है दोस्तों वो परिवर्तन होता है। इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आगे जो है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो है समझा जाएगा किसके द्वारा? ये कहता है, देखिए इसका आंसर आपको दिया हुआ है बी, यानी संवेग संरक्षण के नियम। अब दोस्तों मैं बताया संवेग संरक्षण में क्या होता है, उसका जो है संवेग संरक्षण रहता है। ये नियम में कहा जाता है, संवेग संरक्षण के नियम में। आगे देखिए, आगे जो दिया गया आपका, देखिए दिया गया है निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो दोस्तों संवेग संरक्षण, यानी ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट, अंतरिक्ष में जो है काम करता है आपको संवेग संरक्षण के नियम पर। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे आपका दिया गया है एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से
डैश थी। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए आपको हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मैकेनिकल। क्या हो जाएगा, मैकेनिकल। आगे है गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था, तो दोस्तों गति का नियम दिया था सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए दिया गया है एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो दोस्तों मैं बताया संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी बल के बराबर हो जाता है। अब देखिए आगे दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब दोस्तों इसको आपको पढ़ के देखना पड़ेगा कौन सा कथन गलत कहता है। तो देखिए इसका आंसर देखिए दिया हुआ है ऑलरेडी ए, यानी ध्यान से इसको देखिए, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री पीछे की ओर और एक झटका लगता है। ये कहने का मतलब आपको गलत है क्वेश्चन के अनुसार। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए आगे जो दिया गया है गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच में संबंध प्रदान करता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यानी स्थिति। इसका देखिए आंसर क्या होगा दोस्तों, ए हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन है न्यूटन का गति दूसरा जो नियम है वो किसको बताता है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए आप समझ जाएंगे सी। अब देखिए बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। अब दोस्तों बल के बारे में तो मैं बहुत सारा चीज़ बताया, तो बल का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम F बराबर m में देता है। इससे क्या प्राप्त होता है, दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इसमें समझने में क्या सहूलियत होती है, यानी बल को समझने में सहूलियत होती है। और लास्ट क्वेश्चन आपका होगा जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा, कितना कोण होगा, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए सी आपको दिया हुआ है 180 डिग्री होगा। यानी कहने का मतलब जब विपरीत दिशा में, जैसे मैं इधर से बल लगा फिर मान लीजिए इधर से ही बल लगा तो कितना डिग्री कोण बन जाएगा, कोण का अंतर हो जाएगा आपको कितना, तो 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब दोस्तों मैं बता दूं इसका न्यूमेरिकल्स के बारे में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको न्यूमेरिकल्स जब बनाइएगा तो उसके लिए आपको फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे एक फॉर्मूला ये आपको देखने को मिलेगा F बराबर m में। F क्या होता है, बल होता है, और m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, A त्वरण होता है। अब देखिए इससे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा लगभग 6 न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला पे। अब मैं बता दोस्तों न्यूमेरिकल जब आप बनाएंगे तो उसके लिए एक फार्मूला और आपको ज़रूरत पड़ेगा, F बराबर m a ये, और ध्यान दीजिएगा इसी से संबंधित यहाँ एक फार्मूला m इंटू वी माइनस यू बटा टी, ये भी आपको फार्मूला देखने को मिलेगा। इस पर भी लगभग आपको कुल 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं न्यूमेरिकल्स का PDF में दे दूंगा, उसको एक बार आप अच्छी तरह से देख जरूर लीजिएगा। और बता दोस्तों लगभग एक क्वेश्चन आपको एक फार्मूला पर देखने को मिलेगा, यानी F बराबर संवेग की परिवर्तन बटा समय, संवेग की जो परिवर्तन होगा, संवेग की परिवर्तन बटा समय, इस पे भी देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। और दोस्तों देखिए इस पे आपको इसे नहीं मिलेगा, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको दे देता हूँ। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, और उसी में क्या लगा दीजिएगा, टी लगा दीजिएगा, वो भी हो जाए आपका एफ का मान फाइंड आउट हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन में। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम भी, देखिए यहाँ वेग मान लेते हैं, एम भी बटा टी, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम भी बटा टी हो जाएगा। यहाँ क्या मान लिया, एम द्रव्यमान हो गया, भी आपको मान लिया वेग, एम भी बटा टी हो गया। और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा घर्षण से,
तो घर्षण के लिए वैसे में उसमें फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ सभी चीज़ें, तो आप देख लीजिएगा। ये था आज के वीडियो के लिए। फिर मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।